हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नीलाक्षी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। माफ़ी चाहते हैं मेरे बच्चों, अगले लास्ट दिन अपना वीडियो नहीं आ पाया। स्वास्थ्य जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं था, जिसकी वजह से लास्ट दिन हम क्लास नहीं ले पाए। चलिए फिर, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चों। जहाँ तक हमने खत्म किया था उसके आगे का आज हम प्रोसीजर कर रहे हैं। लास्ट हमने 3 क्लास आपकी ली हैं। उन 3 क्लासों में हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं से जो भी अन्य तथ्य जुड़े रहते हैं सारे के बारे में हमने बात कर ली थी मेरे बच्चों। आज का जो मैं टॉपिक लेने चल रहा हूँ मेरे बच्चों, वो अभी परिमेय संख्याएं तो नहीं हम आपको पढ़ाने वाले हैं। परिमेय संख्या अगले दिन मिल जाएंगे आपको, कल मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आज कोशिश रहेगी कुछ 2-3-4 क्वेश्चन भी किए जाएं, जिसके संबंधित क्वेश्चन जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे वो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे बच्चों। एक बार गौर फरमाइए मेरे लाडलो, बढ़िया से फटाफट मेरे बच्चों वीडियो शेयर कर दो एक दूसरे को और आ जाओ जरा क्लास में मेरे बच्चों। चलो, यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों। एक पॉइंट दिया है मेरे बच्चों का, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की क्या होती है मेरे बच्चों, जरा इसको समझना क्या होती है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है मेरे बच्चों। क्या बोला गया है इसमें जो भी डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को हम लोग करने का काम करेंगे। हमसे बोला गया है मेरे बच्चों, कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मेरे बच्चों जरा बताओ कि भाज्य संख्या क्या होती है। लास्ट दिन हमने पढ़ा है भाज्य संख्या मेरे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अन्य के अलावा स्वयं के, मेरे बच्चों क्या क्या, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य प्राकृतिक संख्या से भी भाग चला जाए। अन्य प्राकृतिक संख्या से भी क्या हो जाए मेरे बच्चों, भाग चला जाए, तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। सिंपल सी बात। यानी इन भाज्य संख्याओं के अगर गुणनखंड किए जाए, भाज्य संख्याओं के अगर गुणनखंड किए जाएं, तो वो जो गुणनखंड होते हैं मेरे बच्चों, वो कैसे होंगे, आपके अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी मेरे बच्चों, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखो क्या लिखा गया, कह रहा कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान न दिया जाए। तो मेरे बच्चों यहाँ क्या होंगे, अद्वितीय गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, बहुत सारे होंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम्पल को देखो मेरे लाड, पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है और ये एग्जाम्पल दिया है 210 मेरे बच्चों, 210। ये 210 जो है मेरे बच्चों, ये आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है मेरे बच्चों। अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 210 के गुणनखंड करो मेरे बच्चों। 2 से काटोगे, 2 एकन 2, भाग ना जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 से ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है वो कितना है मेरे बच्चों, 5 है। जबकि 2 से विभाजित होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये यूनिट नंबर होना चाहिए। इकाई संख्या आपकी 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 से। 3 3 जा कितना होता है, 9 मेरे बच्चों। 1 बचा, 3 बच्चे कितने हो गए, 15। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35 मेरे बच्चों। 7 से काटेंगे, 7 एकन 7 मेरे लाडलो। 210 को आपने काटा, जो एक क्या थी,
भाज्य संख्या। क्या थी बच्चों? भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या के जो भी हमने गुणनखंड किए हैं, जो कि 2, 3, 5 और 7 ये आए हैं, और ये सारी संख्याएं मेरी बच्चों क्या हैं? अभाज्य हैं। ये सारी संख्याएं आपकी कैसी हैं? अभाज्य हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के क्रम को ध्यान में ना रखा जाए, तो मेरे बच्चों अद्वितीय होंगे। मेरे बच्चों अगर ये हम गुणनखंड लिख सकते हैं 210 के 2, 3, 5, 7, तो मेरे बच्चों हम 3, 5, 7, 2 भी लिख सकते हैं। मेरे बच्चों 210 के 5, 7, 2, 3 भी लिख सकते हैं। मेरे बच्चों कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है कि कोई भी जो भाज्य संख्या होती है उसके जब गुणनखंड करते हैं, जो गुणनखंड है मेरे बच्चों वो कैसे होते हैं? अभाज्य आते हैं। कैसे हैं मेरे बच्चों? अभाज्य। और अगर क्रम को ध्यान ना रखें तो उनके अद्वितीय गुणनखंड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। होते वही है, बस उनको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उनका क्रम को व्यवस्थित नहीं कर सकते। कह रहे बिना क्रम के क्रम ध्यान ना रखें तो अद्वितीय होते हैं। ये लिखा मेरे बच्चों। तो अद्वितीय का मतलब बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, लेकिन उनके क्रम को व्यवस्थित ना किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणनखंड वही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। अब अगला एक और एग्जाम्पल दिया, इसको भी जरा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। और इस दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहा गया? अब जरा मैं इसको हटा देता हूं मेरे बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल में आपसे एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें बोला है 150। 150 दिया मेरे बच्चों, जरा 150 को डिवाइड करो। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 7, 2, 5, फिर 3 से कर लो मेरे बच्चों। 3, 2 जा 6 और 3, 5 जा 15। 5 से करो, 5, 5 जा 15, 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5, यानी 5 एकन 5 मेरे बच्चों। 5 से काटा, 2 से काटा, पहले 75 75 आ गया, 3 से काटा 25, फिर बच्चों 5 से काट दिया, 5 पंचे 25 और 5 एकन 5। मेरे बच्चों क्या किया गया? 150 के गुणनखंड करें, जो कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणा 5 और गुणा कितना आया है? 5। इस प्रकार से विभाजित कर दिया। वापस से मैंने बोला ये जो संख्या है वो कैसी है? कह दो सर भाज्य है। ये संख्या कैसी है? भाज्य है। यहां पर जो गुणनखंड आए हैं वो कैसे हैं? अभाज्य है। कैसे है बच्चों? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड है सभी के सभी। अब बात आई है कि अगर इसके क्रम को व्यवस्थित ना किया जाए, मेरे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, सॉरी 2 इंटू 3 और 5 की पावर 2, इतनी बात लिख सकते हैं। मेरे बच्चों 5 की पावर 1 यहाँ दी है, 5 की पावर 1 यहाँ है, तो हमने 5 की पावर 2 लिख दी, बात वही रही। अब अगर मेरे बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, या मैं आप वापस से लिख दूं 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3, मेरे बच्चों कुछ भी लिखा जाए ये सारे के सारे गुणनखंड आपके कितने होंगे? हमेशा 150 के ही होंगे। किसके गुणनखंड होंगे? 150, 150 के ही गुणनखंड होंगे। ये मेरे बच्चों जो है इसको बोलते हैं अंकगणित की क्या? आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? कह रहे कि किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड किए जाए तो वो गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे आते हैं? अभाज्य आते हैं। और अभाज्य गुणनखंडों के यदि क्रम को व्यवस्थित ना किया है, क्रम को ध्यान में न रखा जाए मेरे बच्चों, तो फिर क्या हो जाता है? कह रहे कि अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे बच्चों, और आई है तो फिर एक लाइक बनता है मेरे बच्चों। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। और ये हकीकत है मेरे बच्चों कि आपको एक क्लास देने के लिए एक टीचर की कई रातों की मेहनत होती है, कई दिन की मेहनत होती है, तब जाके आपको क्लास दी जाती है। तो लाइक शेयर बनता है मेरे बच्चों। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। ये हमने जो पढ़ा है इसको आधारभूत प्रमेय कहा गया। इस आधारभूत प्रमेय के आधार पर अब हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने हैं मेरे बच्चों। क्या है जरा देखो, क्या है मेरे बच्चों, जरा देखो। पहला दिया गया मेरे बच्चों, यहां पर हमने टॉपिक लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग। मेरे बच्चों इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होते हैं मेरे बच्चों, मल्टीप्लायर।
इसके बाद इस एलसीएम को मेरे बच्चों हम लोग हिंदी में जहाँ यूज करेंगे वहां हम लोग इसको लासा भी लिख देते हैं। लासा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ला से लघुत्तम है और सा से मेरे बच्चों समापवर्त है। अब क्या होता है लघुत्तम समापवर्त, जरा समझो। क्या दिया गया, कह रहे कि वह न्यूनतम संख्या, एक सबसे छोटी, एक छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या मेरे बच्चों, संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता, जो दी गई संख्याओं से क्या होती है मेरे बच्चों, पूर्णता विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। मेरे बच्चों जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो न्यूनतम होगी, छोटी से छोटी होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो संख्याएं दी जाएंगी, जो संख्याएं दी जाएंगी 6 है, 72 है, 120 है, 672, 120 है, इससे मेरे बच्चों वो संख्या जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और उस संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। मेरे बच्चों क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम कहा जाएगा। चलो जरा अब हमें जो भी सवाल दिया गया है, एक सवाल हमने ले रखा है मेरे बच्चों, इसमें जो पूर्णांक दिए गए हैं, इसमें जो भी पूर्णांक दिए गए हैं मेरे बच्चों वो कितने हैं, 6, 72 और 120। 6, 72 एवं मेरे बच्चों कितने हैं, 120। 6, 72, 120 है। इन 6, 72, 120 को मेरे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो पूर्णांक हमें दिए गए हैं 6, 72, 120। 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, के अभाज्य गुणनखंड करने पर मेरे बच्चों जरा देखो, प्रत्येक के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। प्रत्येक के मेरे बच्चों कैसे, 6 लिया मैंने, 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, करो मेरे बच्चों। 2 से किया 2 3 6, 3 से किया 1, सिंपल सी। मेरे बच्चों गए 72 को, 72 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से किया मेरे बच्चों 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 मेरे बच्चों, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18 मेरे बच्चों, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। ये कितने के हो गए, 72 के मेरे बच्चों। वापस से चलते हैं 120 के गुणनखंड करते हैं, और 120 के गुणनखंड के लिए 2 से काटा 6, 2 से 2 3 6 1 0, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 मेरे बच्चों। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकन 5। जो संख्याएं, जो पूर्णांक हमें 6, 72, 120 दिए गए थे, इन 6, 72, 120 जो भी है मेरे बच्चों, इनका क्या हो गया है, अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम लोग लिखने वाले हैं। चलो 6 को मेरे बच्चों हमने क्या लिखा, 2 गुणा में 3। 6 को क्या लिखा मेरे बच्चों, 2 गुणा में 3, 6 बराबर 2 गुणा में 3। इसके बाद हमने क्या लिखा मेरे बच्चों, 72, और 72 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर मेरे बच्चों। अभी मैंने बताया जो भी मल्टीप्लाई में है, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो मेरे बच्चों इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 की पावर 1 2 3 और एक 4। समझ आई बात। तो मेरे बच्चों इसको डायरेक्ट पावर के रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एलसीएम लंबा सा है पूरे पेज पे लिखा लिख लगे, वो नहीं करेंगे मेरे बच्चों। हमने क्या करना है, 2 की पावर 3 लिखा, और उसके बाद हमारे पास आया 3 की पावर कितनी मेरे बच्चों, 2। उसके बाद 120 को उठाया, और 120 के लिए 1 2 3 है, तो 2 की पावर मेरे बच्चों 3 है, और 3 की पावर कितनी है, 1 है, और 5 की पावर कितनी है, 1 है मेरे बच्चों। जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो लासा है मेरे बच्चों, वो कैसे निकालेंगे, जो लासा है मेरे बच्चों वो कैसे निकालेंगे, चलो तो संख्याओं से संबद्ध मेरे बच्चों अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों के जो सबसे बड़ी घात हुई, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का मेरे बच्चों गुणनफल एलसीएम होता है। एलसीएम होता है। क्या लिखा बच्चों मैंने? ये हमारे पूर्णांक थे, इन पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सारे अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो एलसीएम है, जो लासा होता है, वो होता क्या है? कह रहे जो संबंध, जो संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं के संबंध में जैसे 6, 72, 120 दिया गया, इन संख्याओं में से जो अभाज्य गुणनखंड है ना, उनकी सबसे बड़ी घातें उठाओ और उनका क्या कर देना है? गुणनखंड। जो गुणनखंड करके लाओगे मेरे बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलो मेरे बच्चों जरा एलसीएम अब देखना। 2 की पावर कितनी मेरे बच्चों? 1 है। 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 3। तो मेरे बच्चों मैंने यहाँ लिख दी 2 की पावर 3 इंटू लगा दिया। फिर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 12 है, यानी 3 की पावर सबसे हाईएस्ट कितनी है मेरे बच्चों? 2 है। तो 3 की पावर क्या लिख दी? 2। और 5 मेरे बच्चों एक ही बार है, तो 5 की पावर 1 दी गई। सबका मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, सबका मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का कितने बच्चों बच्चों? 9, और 5 एकन 5 मेरे बच्चों। 8 पंचे कितने हो गए? 40, गुणा में 9 करेंगे तो 9 चौके कितने हो गए बच्चों? 360, यानी यही मेरे बच्चों आपका क्या है? एलसीएम है। यही मेरे बच्चों आपका क्या है? एलसीएम। तो ये जो है, इसको मेरे बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं? एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। मैंने क्या बोला? अच्छा, अब जो इसने जो परिभाषा दी, उस परिभाषा का मतलब क्या है? कह रहे भाई न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। अब कैसे मेरे बच्चों? ये जो संख्या है 360, ये ऐसी संख्या है, ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 6, 72, 120 सबका भाग जाएगा। कैसे मेरे बच्चों? हमने निकाला है 360। अब 360 में 6, 360 में 72, 360 में 120 सबका भाग चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यह एक न्यूनतम संख्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें क्या होता है मेरे बच्चों? 6, 72, 120 सबका क्या हो जाता है? भाग चला जाएगा। मेरे बच्चे हाँ, यही तो बोला गया। बोलो, वो है न्यूनतम, यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए मेरे बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्त। न्यूनतम संख्या हमने ये निकाल ली। अब इन तीनों जो दी गई संख्या, उनसे क्या हो जाए? भाग चला जाए। देखो ना मेरे बच्चों, भाग जाएगा। करो, 6 से काटेंगे, 6 छक्का 36 मेरे बच्चों। 72 से काट दो, 36 से काटेंगे, 36 एकन 36, 1 0, 36 दूनी 72 मेरे बच्चों, और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। ऐसे मेरे बच्चों बिंदी से बिंदी काट दी मैंने, 12 तिया कितने हो गए? 36। सारे के सारे कट रहे। बोलो हाँ या ना। ये बात तुम्हारे समझ में आई बच्चों के नहीं आई? बोलो हाँ या ना। अगर ये समझ में आई है तो अगला एग्जाम्पल मेरे बच्चों, अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये आप ट्राई कर लेना, है ना। एक अगला मैं खुद दे रहा हूं मेरे बच्चों, आप ट्राई करना। ये चीज खत्म हुई है, यहाँ आपको मैंने समझा दिया है मेरे बच्चों। अगला टॉपिक अगला पॉइंट जो है मेरे बच्चों क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे बच्चों। क्या? 36, 40, 120, 36, 40, 120 का मेरे बच्चों क्या करना है? एलसीएम, लासा, पा। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त मेरे बच्चों, कहीं कहीं ये पा भी लगा बनता है, तो ऐसे मत कहना सर जी, ला से तो पता है लघुत्तम है, सा से समापवर्त है, पा क्या चीज आ गई है? मेरे बच्चों समापवर्त पूरा शब्द है, उसी में से 2 शब्दों को, 2 अक्षरों को लिया गया है मेरे डाउट लो, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे बच्चों पूर्णांक जो है, पूर्णांक मेरे बच्चों कितना दिया? 36, 40 एवं 36, 40 एवं 120, 36, 40 एवं 120 मेरे बच्चों के अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसके मेरे बच्चों आप क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे? ये 36 है,
इसके भाज्य गुणनखंड कर देना, ये 40 है, इसके भाज्य गुणनखंड कर देना, और 120 है, इसके भाज्य गुणनखंड कर देना। सबके भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर उसके बाद मेरे बच्चों मैंने क्या बोला, 36 के, 40 के, 120 के, इन सब के मेरे बच्चों हम मान निकाल लेंगे। फिर मान निकालने के बाद मेरे बच्चों एलसीएम मैंने क्या बताया है, मैंने कहा जो भी संख्याएं होती हैं इनके संबंध में जो भी संख्याएं दी इस सवाल में, उन संख्याओं के जो भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में मेरे बच्चों क्या होते हैं, सबसे बड़ी घातों को लेते हैं, उनका उठा के मेरे बच्चों गुणा कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा मान किसका, एलसीएम का। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और करने के बाद मेरे बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। बोलो हाँ या ना, कमेंट कर देना ध्यान से मेरे बच्चों। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आपने वीडियो मेरा पढ़ा है। पढ़ने के बाद जो मैंने होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को किया, और करने के बाद देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही जवाब देते हैं, सही मेरे बच्चों कमेंट करते हैं। और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वापस से समझा दूंगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, अभी मैंने 2 टॉपिक पढ़ दिए। अभी हाल फिलहाल में मैंने 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक हमने ये पढ़ा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो भाज्य संख्या होती है ना मेरे बच्चों, कोई भी भाज्य संख्या उसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो जो गुणनखंड आते हैं मेरे बच्चों वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अगर उनके हम क्रम को व्यवस्थित रूप में रखें या फिर क्रम को ध्यान में ना रखें तो मेरे बच्चों उनके अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। सिंपल सी इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होते हैं मेरे बच्चों। मैंने कहा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लासा। कभी कभी मैंने कहा इसको ला सा और पा भी लिखा मिलता है, तो लघुत्तम समापवर्त में पा से कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, ये समापवर्त है, सा से सा और पा से पा, ठीक, समापवर्त है ना। ठीक है, अब इसके मैंने क्या बताया मेरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन कराया, मैंने कहा न्यूनतम संख्या होती है, आपको क्वेश्चन करा के दिया। किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करके लिखना है, वो हमने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद मेरे बच्चों एक हमने एग्जांपल दिया ये वाला, मेरे लाडलो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, करने के बाद मेरे बच्चे जो आंसर आपका आएगा उसको आप कमेंट कर देंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, आप काम कर रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक है मेरे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मासा महत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं लाडलो, महत्तम समाप। बहुत गर्मी है मेरे लाडलो और फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है कि वह अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः मेरे बच्चों क्या करती है, विभाजित करती है, महत्तम समापवर्त कहलाती है। मतलब ये हो गया कि पहले जो संख्या लासा में क्या था, जो संख्याएं दी गई थी उनसे एक न्यूनतम संख्या निकाली थी और उस न्यूनतम संख्या को मेरे बच्चों प्रत्येक संख्या से क्या कर दिया गया था, भाग कर दिया गया था, वो पूर्णतः विभाजित भी हो गई थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी अधिकतम से अधिकतम मेरे संख्या निकालनी है जिसका 36, 40, 126 सबके सब में क्या चला जाए मेरे बच्चों, भाग चला जाए। क्या चला जाए मेरे बच्चों, भाग चला जाए। सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं कैसे होता है, क्या है मेरे बच्चों। महत्तम समापवर्त को मेरे बच्चों मासा कहा जा रहा है, मासा। इंग्लिश में इसको मेरे बच्चों HCF कहते हैं। HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे बच्चों होता है जो क्या होता है, मासा। मा फॉर महत्तम, सा फॉर मेरे बच्चों समापवर्त है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वापस से मेरे बच्चों हमें दिया गया पूर्णांक क्या क्या दिए गए हैं, पूर्णांक 36 दिया, 40 एवं मेरे बच्चों 126 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इनके क्या करेंगे मेरे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं फटाफट, जो हमने लास्ट में अभी करा था वही करना है मेरे बच्चों। 36 के अलग करने, 40 के अलग करने, 126 के अलग करने मेरे बच्चों। जरा देखो, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से किया 9 आ गया, 3 3
3 3 जा 9 होता, 3 1 जा। अब मेरे बच्चों यहाँ 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, एक 0 आ गया, 2 1 जा 2 और 2 से काटो, 2 5 जा 10, 5 1 जा। बोलो बेटा आगे करना है 2 से, 2 6 जा 2 3 जा। अब मेरे बच्चों यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधा करेंगे किससे 3 से, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 और 7 1 जा। क्या करना है, इन अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है मेरे बच्चों। 36 के गुणनखंड करें तो क्या आया मेरे पास मेरे बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद मेरे बच्चों मैंने 40 को किया तो 40 में क्या आया, 2 की पावर तो 1 है पर 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1 मेरे बच्चों। उसके बाद 126 आया, 120 सॉरी मेरे बच्चों, एक सेकेंड, 36 को काट लिया मेरे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड आ गए। उसके बाद हमें लिखने किसके हैं 40 के। अब 40 के क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। उसके बाद हमने किसको लिखा 126 को, जिसमें मेरे बच्चों 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 7 की पावर भी 1 है। सारे मान आ गए मेरे बच्चों। क्या होता है HCF, HCF यानी मासा। क्या होता है मेरे बच्चों मासा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे न्यूनतम यानी छोटी घातों का गुणनफल। क्या बोला बच्चों, HCF क्या होता है, यहाँ हमने LCM बताया था मेरे बच्चों, देखो ना यहाँ बताया मैंने LCM। मैंने कहा था क्या, संख्याएं जो दी ना उनके संबंध, संख्याओं से संबंध अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का, जो बड़ी बड़ी घातें होती ना मेरे बच्चों, लेकिन वो गुणनफल उनका करते हैं डायरेक्ट, है ना। इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला कि भैया उभयनिष्ठ होना, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होनी चाहिए और फिर उसके बाद कॉमन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, सबसे न्यूनतम घात होनी चाहिए, उनका गुणनफल करेंगे। कैसे मेरे बच्चों, देखो इस पूरे में मेरे लाडलो, इस पूरे में 36 40 126 में 2 कॉमन है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 2 इसके भी मल्टीप्लाई में आ गया, अभाज्य गुणनखंड में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखना क्या है कि हाँ सर आएगा 2 तो आएगा, लेकिन जब हम लोग HCF निकालने चलेंगे, HCF निकालने चलेंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 की पावर कौन सी आएगी, तो मेरे बच्चों क्या बोला इसने, सबसे न्यूनतम छोटी। मेरे बच्चों 2 की पावर 2 आएगी क्या, नहीं आएगी। 2 की पावर 3 नहीं आएगी। 2 की पावर 1, सबसे न्यूनतम सबसे छोटी यही है मेरे बच्चों, 2 लिख दी। उसके बाद 5 पे पहुंचे, इधर इधर मेरे बच्चों 3 पे पहुंचे, 3 की पावर 2 यहां दी गई है, 3 की पावर 2 यहां दी गई है, पर 3 की पावर इसमें नहीं दी गई, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मेरे बच्चों तो मैं इसको इसमें सम्मिलित नहीं करने वाला हूं, 3 नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 5 की पावर यहां पर दी है और बाकी जगह नहीं है, तो 5 को भी नहीं सम्मिलित करते हैं। 7 मेरे बच्चों इसमें दी है, बाकी जगह नहीं है, तो उसको भी सम्मिलित नहीं करते हैं मेरे बच्चों। और नहीं करते हैं तो HCF का मान कितना रहेगा, मान रहेगा कितना मेरे बच्चों, 2। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा मेरे बच्चों। आशा कर रहे हैं मेरे बच्चों आपको HCF और LCM दोनों निकालने आए होंगे। दोनों को एक साथ निकालना भी हम सिखा देंगे आपको, कुछ तथ्य चीजें और हैं उनको भी हम इसी में जोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और आगे क्या दिया गया है, अब ये फिर से मेरे बच्चों ये काम आपका है। अच्छा ये काम मेरे बच्चों आपका है क्या, अच्छा ये आपका काम ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, कह रहे क्या इस क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य संख्याओं, बेटा ये गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ अभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि ये क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं 36, ये 36, 40, 126 का क्या मेरे बच्चों, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात
कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं करा दूं, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे बच्चों, उसको आप करेंगे। फटाफट देख लीजिए, मैंने बोला पूर्णांक संख्याएं कितनी मेरे बच्चों, 36, 40 एवं 126 के अभाज्य गुणनखंड करने पर चले बच्चों करिए जरा। 36 है, 40 है, 126 है, अभी हम कर भी चुके हैं। 18, 2 से किया 9 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 बन जा मेरे बच्चों। 40 को किया 2 से 20 आया, 2 से 10 आ गया, 2 से किया 5 आया, 5 बन जा 5 आया मेरे बच्चों। 2 से किया 2 6 जा 2 2 जा, 2 से किया 2 3 जा और 2 बन जा। हाँ मेरे बच्चों 126 को करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 बन जा, 3 से 7 और 7 बन जा 7। हो गए भाज्य गुणनखंड मेरे बच्चों। लिखने भी हैं हमें भाज्य गुणनखंड। 36 के लिखेंगे, 2 की पावर कितनी आई है 2, और 3 की पावर भी कितनी आई है 2 मेरे बच्चों। और उसके बाद हमने लिखा 40, और 40 में क्या आया है, 40 में आया है 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। इसके बाद हमने क्या लिखा 126, और 126 में मेरे बच्चों आया है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 ये आया है मेरे बच्चों। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था अभी जस्ट अभी मैंने क्या सिखाया, HCF। HCF क्या होता है, हमने कहा जो भी गुणनखंड होते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना मेरे बच्चों, उन अभाज्य गुणनखंडों के, उन अभाज्य गुणनखंडों में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो कॉमन गुणनखंड है, उन कॉमन गुणनखंडों में से मेरे बच्चों क्या करना है, मैंने बताया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उठाओ जरा यहाँ से, सबसे पहले ये देखते हैं ना मेरे बच्चों कि इनमें से कॉमन है क्या। तो 2 जो है यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, लेकिन इन 2 में से सबसे छोटी मेरे बच्चों घात जो है वो किसकी है, तो 2 की पावर कितनी है मेरे बच्चों 1। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2। तो हमें क्या लेनी है 2 की पावर 1। वापस से मेरे बच्चों हम लोग अगले पे करते हैं। अगर मैं 3 की पावर देखूं तो 3 की पावर सबसे छोटी मेरे बच्चों, देखो यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 3 की पावर है, पर यहाँ 3 की पावर नहीं है, यानी वो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और जो कॉमन फैक्टर है वो लेने ही नहीं है मेरे बच्चों। फिर वापस से 5 है, 5 का भी मेरे बच्चों यहाँ पर है, बाकी जगह नहीं है, 3 यहाँ है, बाकी जगह नहीं है, तो मेरे बच्चों HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया मेरे बच्चों 2। बहुत सिंपल है, कर चुके हैं इसलिए बड़ा आसान भी लग रहा है मेरे बच्चों। अब की बार हमें क्या लेना है इसी में, LCM। जो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा, हमसे क्वेश्चन ने कहा मेरे बच्चों क्या HCF भी निकाल के दो और LCM भी, दोनों बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन में करके दिखाने मेरे बच्चों। अब LCM लेने के लिए हमने क्या बताया था, क्या बताया था मेरे बच्चों, वापस से मैं आपको रिवाइज कराता हूं, मैंने क्या बताया LCM के बारे में बताया था। देखो मैंने LCM में क्या बताया था, मैंने बताया था संख्याओं में से संबंध अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी, ये देखो मेरे बच्चों लिख रहा है सबसे बड़ी घातों का क्या लेना, गुणनफल करना है मेरे बच्चों। अब सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करना है, तो यहाँ हम लोग बच्चों में क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी घातों का ही गुणनफल करने चल रहे हैं मेरे बच्चों। सबसे बड़ी घातें कॉमन मैटर नहीं करती, तो उठाओ जरा सबसे बड़ी घात मेरे बच्चों, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3, बोलो हाँ या ना। उसके बाद मेरे बच्चों 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो मेरे बच्चों कितना आएगा 3 की पावर 2 आ जाएगी। फिर इसके बाद मेरे बच्चों क्या है 5 भी है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, बात खत्म मेरे बच्चों। हाईएस्ट फैक्टर नहीं मेरे बच्चों, इसमें क्या ले रहा है, बोल रहे हैं कि भैया एक काम कर दो, ऐसी घातें ले लो जो क्या है मेरे बच्चों, कॉमन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसी होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों में जो भी घात है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। हाईएस्ट घात उठाई, हाईएस्ट घात उठाई, इनकी भी तो भैया हाईएस्ट एक ही है, तो एक एक ही उठा ली मेरे बच्चों।
बस उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो मेरे बच्चों। 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां से आ जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 7, इसका मल्टीप्लाई पहले कर लो मेरे बच्चों, 8 4 जा 8 5 जा 40 40 होगा, और 9 7 जा 63 यानी 9 7 63 मेरे बच्चों, 63। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24 और 1 25 मेरे बच्चों, और एक बिंदी मेरे लाडलो। यही आपका क्या है, एलसीएम है। ये क्या है मेरे बच्चों, एलसीएम है। तो एक ही क्वेश्चन में आपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने सीख लिए हैं। चले आगे मेरे बच्चों। अब अगले में हमें क्या पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। इस एचसीएफ और एलसीएम के माध्यम से मैंने सीखा क्या है, क्या क्या ध्यान देने योग्य तथ्य हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है, कहा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उन संख्याओं से हमेशा कैसा होगा मेरे बच्चों, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा मेरे बच्चों, छोटा नहीं होता है। लासा हमेशा क्या होता है, बड़ा। पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये मेरे बच्चों, 5 6 12 का अगर आपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाला, तो मेरे बच्चों हमेशा इन संख्याओं से कैसा होगा, बड़ा होगा। आगे क्या लिखा है, कह रहा है क्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा महत्तम समावर्त उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है मेरे बच्चों। ये आ गया 12 और 30 का, मुझे चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए बच्चों, एचसीएफ। ये एचसीएफ जो 12 और 30 का जो आएगा ना बच्चों, वो कभी भी इन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। बात खत्म हुई मेरे बच्चों। आगे की बात है, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त सदैव क्या होता है। एक अभी पढ़ा हमने, पूर्णांक जो है ए और बी, अगर उनका एक ही पूर्णांक तो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। बात खत्म हुई। कह रही कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का माशा सदैव एक होता है। अभाज्य संख्या मेरे बच्चों 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आएगा मेरे बच्चों, 1 आएगा। बोलो हाँ, है ना। तो अभाज्य संख्याओं का माशा हमेशा क्या होता है, 1। 2 या 2 से अधिक 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त सदैव कितना होता है, 1। तो उनका लघुत्तम मेरे बच्चों का होता है उनकी उन संख्याओं का गुणनफल। मान लो मेरे बच्चों 13, 11 और 13 का एचसीएफ कितना निकला, 1। कितना निकला बच्चों, 1। तो हमसे कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, तो कह रहे इन दोनों का गुणा, 11 गुणा 13 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये सारे पॉइंट हैं मेरे बच्चों जो हमने सीखे हैं। अब ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों, काफी लंबी क्लास हुई आज की, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन मेरे बच्चों अगली क्लास में आपसे इससे जुड़े 1-2 क्वेश्चन और उसके बाद नए टॉपिक यानी अपरिमेय संख्याओं को, इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।